मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से जिसने एक हादसे के बायस अपने दोनों हाथ खो दिए मगर हौसला और हिम्मत नहीं हारी। खुदा ने 14 साला गुलाम मुर्तज़ा की मुलाकात ऐसे लोगों से करवा दी जो मुश्किल में लोगों का साथ देते हैं, ज़िंदगी में हर आने वाली परेशानी को मात दे देते हैं और कोई बेदस्त हो तो उसे हाथ देते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं अब हमारे पूरे गेस्ट, उनका हम तारुफ कराते हैं। सबसे पहले तो गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं गुलाम मुर्तज़ा? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। बाहर से अनस भाई मौजूद हैं जो कि हमारे रेगुलर जो हैं, वो मैं गेस्ट नहीं कहूँ, शो का हिस्सा ही हूँ। ठीक है, कैसे हैं अनस भाई? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हैं वो हमारे साथ DWS से जो है मौजूद हैं दो लोग ऐसे कि जो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, जब आप ब्रिज बनते हैं तो सबसे ज़्यादा इनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। DWA की जो है तर्जुमान महक मौजूद हैं और करता धरता हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तो मैं आगाज़ जो है वो गुलाम मुर्तज़ा से ही करता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप बताएँ कि क्या वाक़या पेश आया था? मैं काम कर रहा था, किताबें काट रहा था। ठीक है। किताब काटे मैंने, हाथ डाले किताब निकालने के लिए बाहर को, वो बाहर नहीं है, ऊपर वो वापस नीचे आई छोड़ी, तो हाथ जुदा हो गया साथ। अच्छा, तो ये जो आप ये जो अब सारा प्रोसेस है, अब आप इसे इजीली मैनेज कर लेते हैं, काम हो जाता है इससे इजीली? अभी तो ट्रायल ले रहा हूँ। अभी ट्रायल ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब चीज़ों को इजीली पकड़ लेते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अगर आप ये मुझे ज़रा पकड़ के दिखा दें कि मेरे लिए बड़ी ये बड़ी एक नई चीज़ है ना, एक अलार्मिंग चीज़ है, एक बड़ा मुनफरिद है। ओके, नहीं इतना ज़्यादा नहीं, अगर ये हैवी है तो आप छोड़ दें, लेकिन ग्रिप हो जाता है। हाँ जी, ग्रिप हो जाता है। अच्छा अनस भाई, ये मुझे बताएं कि क्या इसके सारा प्रोसेस रहा? जो हमारा फोकस रहता है वो ये रहता है कि पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत कम है। बाहर से अगर आप कुछ करते हैं कितना एक्सपेंसिव पड़ता है और आप लोगों ने कितने में कर दिया ये? नहीं, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुर्तज़ा को भी देखा कि किस तरह से यूज़ कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी लोकली मेड है, इन लोगों के लिए मेड है कि ये यहाँ पे बहुत आसानी से इस्तेमाल करें। मुर्तज़ा ने जिस तरह से ख्वाब देखा था रात को सोते हुए कि मेरे आर्म शायद वापस आ गए, अच्छा, और वो जो ड्रीम था, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रा ख्वाब भी हम सुन लें। क्या था ख्वाब? मैं सोच रहा था, मुझे सुबह ख्वाब आई है कि मेरे हाथ वापस ही आ गए हैं, तो वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें अल्लाह ने जरिया बनाया आप लोगों को इनका ख्वाब पूरा करने। अच्छा, ये अब मैं ज़रा हुसैन भाई आपसे मैं बात करूँगा कि DWA जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किस तरीके से काम करती है? हुसैन भाई, आपको गुलाम मुर्तज़ा जो हैं वो उनका कैसे पता चला और उसके बाद कैसे फिर ये तमाम ये ब्रिजिंग हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जो है हमारी, जावेद रईस साहब इस इदारे को चला रहे हैं। पिछले 25 साल से अफराद माजूरीन के लिए काम कर रहे हैं और वो ख़ुद भी व्हील चेयर पर होते हैं, तो वो ज़्यादा दुख दर्द समझते हैं इन सारे मामलात में। तो उनकी तरबियत हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स की यही है, पहले उन लोगों को हमें तवज्जो देनी है जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। राइट। तो हमने गुलाम मुर्तज़ा को भी आइडेंटिफाई सोशल मीडिया से किया। हमने देखा कि एक बच्चा है, जवान यंग बच्चा है। इन लोगों को एक्चुअली इनका ताल्लुक़ लाहौर से था और बाइनिक्स माशाल्लाह से कराची में भरपूर काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान में कर रही है, बट अवेयरनेस की कमी है थोड़ी लोगों में। तो गुलाम मुर्तज़ा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इनके हाथ लग सकते हैं और ये दोबारा अपनी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो इनको पहले अवेयर किया, फिर इनके लिए स्पॉन्सर ढूंढा, फिर इनको बुलाया कराची, और फिर माशाल्लाह से बाइनिक्स जो है वो ब्लेसिंग है पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी किस्म की एम्पुटेशन फ़ेस कर रहे हैं, और साथ में वो लोग भी जो किसी न किसी किस्म की डिसेबिलिटी फ़ेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल काम है बाइनिक्स का। अच्छा महक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने एक चीज़ देखी है कि जो इंसान ख़ुद पे फील करता है ना, वो चाहता है कि ना सिर्फ वो उससे रिकवर करे, बल्कि अगर कोई और उससे उस कर्ब से गुज़र रहा है तो उस कर्ब को भी पहचानते हुए उनके लिए काम करें। मैं चाहूँगा कि इस तरीके के केसेस आपके पास किस
तरीके आते हैं, फिर उसको किस तरीके से आप लोग डील करते हैं? हाँ अच्छा, बेसिकली DWA डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद यही है कि हम लोग एम्पावर कर रहे हैं, हम लोग उन पे तरस खा के उनको जॉब्स ये चीज़ें इस तरह नहीं करते कि हमें सिर्फ हमारा मकसद उनका पेट भराना नहीं है। हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। अगर आप हमारे इदारे में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेप्शन से लेके प्रेसिडेंट तक सब लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और डिफरेंट लोग हमारे पास आते हैं जो 6-6, 7-7 साल तक आइसोलेटेड होते हैं एक रूम में, फिर वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लोग होते हैं, तो वही लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं। जैसे डॉक्टर ज़ेब हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उनकी हुई थी, लाइक उनको बुलेट लगी थी उस वजह से, तो 6 साल तक अपने रूम में बंद रही थी और उनकी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे और उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था। तो वो हमारे पास जब आई तो हमारे पास रेहान साहब होते हैं, वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होते हैं, तो उन्होंने यानी एक सेम चीज़ को दूसरा इंसान वही दर्द महसूस कर सकता है ना, समझ सकता है। तो वो आज हमारे पास आती हैं और वो सर जावेद को अपना सेकंड फादर और हमारे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को सेकंड होम समझती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं, हमारे यहाँ एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा महक, मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने लोग हम ये समझें कि आपकी इस वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों को आपने एक अच्छा ट्रैक दिया, जैसे कि ये बच्चा हमारे पास है, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि ये शायद हिम्मत खो बैठा था, लेकिन आप लोग ब्रिज बने, इनके पास गए और इसका ख्वाब भी पूरा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली हमारा जो इदारा है वो IELTS सेंटर है, इंडिपेंडेंट लिविंग है, ठीक है। वहाँ पे जो जैसा काम करना चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता कि आपको इस टाइम आना है, इस टाइम आना है, आप जिसमें इजी फील कर रहे हैं वो करें। हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशंस की बात करते हैं तो तकरीबन 50,000 प्लस हमारे पास लोग रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, डिसेबल लोग ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस पे तकरीबन 1000 लोगों को केटर कर रहे हैं। उनको घरों से निकालना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उनको अटेंडेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि हर एक व्हीलचेयर के साथ जो बंदा होता है उसको अटेंडेंट चाहिए होता है। तो हमारे पास छोटी छोटी बच्चियाँ भी होती हैं जो खुद वॉलंटियरली आ रही होती हैं, क्योंकि थोड़े हाइजीन के प्रॉब्लम होते हैं, उनको वॉशरूम लेके जाना। अगर मैं भी इस इदारे से वाबस्ता हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मुझे व्हीलचेयर पुल नहीं करनी, मैं वहाँ पे ये काम भी करूँगी। मतलब जब आप किसी चीज़ से जुड़े हैं तो फिर आपको हर काम करना चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप मुझे ज़रा इनके बारे में बताएं कि अभी चूँकि अभी तो माशाल्लाह से इनकी एज जैसे कि ये बड़े होंगे, तो ये क्या हाथ चेंज होंगे, साइज इसका चेंज होगा, किस तरह से सारा प्रोसेस चलेगा? अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है कि हमने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया है कि हमें पूरा आर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जस्ट बैक का सॉकेट जिस तरह से हम देखते हैं तो पाम इसका सेम रहता है। अगर मुर्तज़ा ऑन करके दिखाएं, सो जो बैक साइड है सिर्फ ये चेंज होगी, बाकी का जो है वो इट विल रिमेन सेम। और सेंसर्स, क्योंकि ये AI बेस्ड है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, मिल रहा होता है, और वक्त के साथ साथ इसकी इम्प्रूवमेंट्स भी जारी होती हैं। सही है। अच्छा, मुर्तज़ा के बारे में कहा ना कि ये तो जनाब लाहौर से हैं और मैं भी लाहौर से, तो वो लाहौरीपन एक जागे पंजाबी वाला। मैं पंजाबी में बात करूं तो मुझे पंजाबी में जवाब मिलेगा? चलें जी, मैं ज़रा पंजाबी में सवाल करती हूँ मुर्तज़ा से। मैंने ये दसो अगे की प्लान है, की करना है जिंदगी च? कोई बड़ा काम करना है? हाँ, ये तो कुरान में पढ़ांगा। पढ़ना है उन्हें? हाँ जी। कितना पढ़ना है? कुरान में पूरा पढ़ना क्या थोड़ी। अच्छा, तो मैं कुरान पूरा पढ़ना है। अच्छा, मैंने ये दसो तो हुण कम ईजीली हो जाता है आसानी नाल, कोई दिक्कत नहीं होंदी? हाँ जी। माँ प्यो की कहते हैं? वो खुश ही गए चले गए, खुश होंदे ने? हाँ जी। ते किन्ने भैन भरा हो तुसी? 7। माशाल्लाह। ते केड़ा नंबर है तुहाडा? मेरा 6वां। 6वां। अब अच्छा, जिस वक्त इससे ज़्यादा पंजाबी जो है ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये बताओ मुर्तज़ा कि जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त जो वालिदैन थे, माँ बाप थे, पहला क्या रिएक्शन था माँ बाप का? क्या सिचुएशन थी उस वक्त? मेरे वाले साहब तो फिर बीमार थे ना, वो सबके हो गए पूरी, तो वाला मेरी बहुत रो रहे थे, तो सब आ गए, फिर रोना शुरू हो गया। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, हाथ लगाए दोबारा उन्होंने, मगर कामयाब नहीं हुए, और फिर उतार दी उन्होंने। अच्छा। और जब ये हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर माँ ने जो है पहले ही देखते फिर क्या कहा? ये कब हाल लगे, बहुत खुश हुए थे। अच्छा,
ये हम दिखा भी रहे हैं कि आपकी अम्मा आपसे किस तरह मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, आपका माथा चूम रही हैं, आपको गले से लगा रही हैं, और ये मैं कहती हूँ माँ बाप के लिए बड़ा अच्छा लम्हा होता है, बड़ा खूबसूरत। ये वैसे तो किसी भी माँ का इतना जिगरा होता ही नहीं है कि वो अपने बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके, लेकिन मैं कहती हूँ मुर्तज़ा आपकी वालदा को सलाम है, आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप इतने मुश्किल मरहले से गुजरे हैं। आज तो वैसे भी पेरेंट्स का डे है, मैं चाहूँगी एक आप छोटा सा ज़रा मैसेज भी अगर अपनी अम्मा को, वो सामने कैमरा देख के दे दें, अम्मा के लिए मैसेज, अब्बा के लिए भी। आम तुसी अपने वालदैन नु देना चाहते हो? कुछ भी, आंखों में आंसू है मुर्तज़ा की, लेकिन ये आंसू बाहर नहीं आने चाहिए क्योंकि ये आपकी हिम्मत है। आई लव यू दस दो। आई लव यू मोम। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अनस, मुझे ये बता, मैंने जैसे आपसे कहा था कि इंटरनेशनली क्या कॉस्ट आती है और हम डोमेस्टिकली जो हम ये कर रहे हैं, तो इवन आफ्टर द स्पॉन्सर एंड ऑल, तो कितने में ये सारा काम हो जाता है? सो अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली से, तो ये एक आर्म इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कॉस्ट करता है तकरीबन 30 लाख रुपए एक हाथ। और उसके लिए आपका ट्रैवलिंग इज़ डिफरेंट। उसके बाद आपने वहाँ पे 1 महीना स्टे करना है, वो अलग है। और फिर जो बाकी प्रोसीजर्स होते हैं, ऑब्वियसली आप अकेले तो जाते नहीं है सिचुएशन में, यू हैव टू कैरी, मतलब कि आपके साथ कोई अटेंडेंट जाएगा, उसका भी सारा लिविंग एंड एवरीथिंग। और पाकिस्तान में यही टेक्नोलॉजी हम 3.5 लाख रुपए में बना रहे हैं। सो कंपैरिजन करें आप, कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। और इसमें टेक्नोलॉजिकली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, यानी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर वो ज़्यादा कॉस्ट है तो उनकी क्वालिटी ज़्यादा है और हम कुछ सो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि हर चीज़ आपको हाथ से ही करनी होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिस पे DW भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है कि एक्सेसिबल बनाए हर जगह को, ताकि लोग आराम से आ जा सकें। तो ये जो आर्म्स हैं ये इतने ड्यूरेबल हैं कि लोग पाकिस्तान में ऐसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, और जिनके दोनों हाथ नहीं है वो भी बाइक चला रहे हैं, ऑल्दो हम उनको मना करते हैं, लेकिन स्टिल दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ एज वेल। मैं इसमें एक चले आज के ही तवज्जुह से मुझे एक चीज़ भी याद आ गई, मैं अपने प्रोड्यूसर से भी कहूँगा कि लेट्स लाइन अप एक जो है वो फूड डिलीवरी राइडर हैं जिनका एक हाथ नहीं है, वो एक हाथ से कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे एक अच्छी चीज़ याद आ गई। अच्छा हुसैन भाई, ये अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यकीनन आपने जैसे महक ने भी कहा, और सबसे अच्छी बात यह कि आप एम्पावर करते हैं लोगों को। ये नहीं कि जी आपने वो एक जापानी कहावत है, अगर किसी का पेट भरना एक दिन के लिए तो आप उसको मछली खिला दें, लेकिन अगर उसको ज़िंदगी भर के लिए करना है तो आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें। क्या समझते हैं कितना कामयाब हो पाए हैं अब तक आप लोग, और आगे इस इदारे को या इस एंडीवर को, इस काविश को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? सर देखिए, इसके सबके पीछे ना एक छोटी सी, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक हमारे कराची शहर से ये एक आदमी था जो व्हील चेयर पे ही था, जो माजूरी फेस कर रहा था। उसने अपने तमाम मामलात देखे कि मुझे लोगों का एटीट्यूड मेरे साथ कैसा है, स्कूल में जा नहीं सकता हूँ, वैन में मैं बैठ नहीं सकता हूँ, किसी मॉल में जा नहीं सकता हूँ, सारे बहन भाई थिएटर में जा रहे हैं, वो नहीं जा रहा है। जब उसने सारी चीज़ें देखी तो मेहनत करी और किसी तरीके से अमेरिका पहुँच गए। और अमेरिका पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ का लॉ पढ़ा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अमेरिका का लॉ है क्या। अब उस टाइम पे उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वो अमेरिका में रह सकते थे, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते थे। लेकिन उनको एक चीज़ क्लिक करी कि शायद मेरे मुल्क में इस लॉ की ही कमी है। वो शख्स जावेद रईस हैं, वो वापस पाकिस्तान आए और उन्होंने इस लॉ पे काम किया, इस लॉ को बनाया और इस लॉ का रूल ऑफ बिजनेसेस बने, फिर उस पर अब इम्प्लीमेंट पे है ये लॉ। तो ये सब जब हो चुका है ना, और ख़ास करके सिंध में तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डिसेबिलिटी पे बहुत आगे हैं और बहुत काम कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, मगर क्या है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये एक जंग है जो कि हम सब मिल के लड़ रहे हैं कि हमें दरवाज़ों से लेके, सीढ़ियों से लेके, वो सारी गुज़रगाहें ऐसे डिज़ाइन करनी है, बसों के रास्ते ऐसे डिज़ाइन करने हैं, बाज़ारों में रास्ते ऐसे डिज़ाइन करने हैं। हम इन्हें डिसेबिलिटीज़ नहीं कहते, हम इन्हें स्पेशली एबल्ड लोग कहते हैं। तो हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, महक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और नन्स भाई
आपका बहुत शुक्रिया, जुगजीत जियो और ऐसे खुश रहो यार। आपने जो हिम्मत दिखाई है ना वो काबिल तारीफ़ है, और यही वो हिम्मत है जो चाहिए होती है। खुदा ताला जब कहते हैं कि जब आपसे कोई चीज़ लेता है तो वो आपको देता भी है। अगर हाथ लिए हैं तो दिए हैं खुदा ताला ने इस बच्चे को वो आहन सिफत अज़्म कि जो आगे बढ़ के ये अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से। चलें जी, हम भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आपको बताएं कि मनशियात के नशे के अलावा एक और बुरा नशा है, और ये ऐसा नशा है जिसकी लत अगर लग जाती है तो छुड़वाना बहुत मुश्किल है। संगीन जुराइम की वजह बनने लगे नशा। डिजिटल एडिक्शन लाहौर में अब तक 17 जिंदगियां निकल चुका है। अब ये डिजिटल एडिक्शन माशरे में बिगाड़ पैदा कैसे कर रही है, इस पे पहले जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। डिजिटल एडिक्शन इस हद तक आ गई है कि ये क्रिमिनल साइड को इफेक्ट कर रही है और बड़े हीनियस कत्ल जैसे संगीन जराइम। बहुत सारी गेम्स हैं, उनकी एडिक्शन हमें नज़र आ रही है। हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं कि जो ड्रग्स की एडिक्शन है और ये एडिक्शन है, दे डोंट हैव एनी डिफरेंस। डिजिटल एडिक्शन मंशियात के बाद एक जदीद नशा नौजवान नस्ल को खा रहा है, जिसके आदी जारहाना रवैये की वजह से अपना पूरे का पूरा खानदान कत्ल करने लगे। जैसे पबजी के आदी जैन के हाथों अपने ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल। लाहौर में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान डिजिटल एडिक्शन या गेमिंग के नशे में डूबे 2 नौजवानों ने अपने ही खानदान के 8 अफराद को कत्ल किया, जबकि 2 सालों में 6 अफराद ने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा किया। इसके अलावा लाहौर में ही सोशल मीडिया पर हर वक्त सरगर्म रहने की वजह से नाजेबा कमेंट्स पर होने वाले झगड़े ने 3 अफराद की जान ले ली। आम लड़ाई झगड़े एक मामूल की बात है, जिसमें हर्ट के केसेस हैं, जिसमें 324 के केसेस हैं, अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस हैं। तो ये तो आपका क्राइम का एस्पेक्ट है कि बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सोसाइटी के अंदर उसकी फिर रिफ्लेक्शन आती है। माहिरीन सेहत और नफ्सियात और कानून नाफिज करने वाले इदारे डिजिटल एडिक्शन को नशे की लत के बराबर ही समझते हैं और संगीन जराइम की एक वजह करार देते हैं। लेकिन अमली जिंदगी से ज्यादा सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाला नौजवान तबका इस बारे में क्या राय रखता है, आइए जानते हैं। जब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करती तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती। ब्रेनी बीमारी बन चुकी है। इंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन मेंटली डिस्ट्रैक्शन वाकई आता है, क्योंकि आपको ना नींद का होश रहता है, ना खाने पीने का होश रहता है। फेसबुक यूज़ करनी है, इंस्टा यूज़ करना है, एक टाइम पीरियड होना चाहिए यूज़ करने का। हम इस दौर में पैदा हुए हैं कि जिसमें पहले डिजिटलिज्म जो है वो अपने जो है ना पीक पे थी। ऑनलाइन गेमिंग पर राब्ते हद से बढ़ने की वजह से कम उम्र लड़के लड़कियों के घर छोड़कर जाने के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। टीन एज वाली जो एज है, जिस डिजिटल मीडिया की हम बात करेंगे जो कि लोगों को बुराई की तरफ लेके जा रहा है या उनमें नुकसानात और बुरे बिहेवियर जो पैदा कर रहा है, तो इस एज को ज़्यादा जो है वो ख़तरा लाहक होता है। माहिरीन का कहना है कि कत्लो गारत गरी की वजह बनने वाली डिजिटल एडिक्शन को कम से कम करने के लिए सोशल मीडिया पर ही मुस्बत सरगर्मियों को फरोग दिया जाए तो बिगाड़ की रोकथाम के साथ साथ मुआशरे में बेहतरी भी लाई जा सकती है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मायदा अशरफ ने। मायदा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आप ये क्या साइकी है कि आज के दौर का जो बच्चा है वो ऐसा हो चुका है कि उसको मोबाइल्स की गेम्स के अलावा ना तो आउटडोर गेम्स पसंद आती है ना इंडोर गेम्स पसंद होती है, बस मोबाइल हाथ में होना चाहिए। और ये ऐसी क्रिमिनल गेम्स आ गई हैं कि ये मजबूर कर देती हैं कि आप कोई इंतहाई कदम उठाएं। इसके पीछे क्या साइकी है? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस पे राय देने के लिए मदऊ किया। इसके पीछे क्या नफ्सियात है वो तो बात आती है, ज़रूर आती है, लेकिन ये ज़रूर मैं बात करना चाहती हूँ कि वालिदैन की पेरेंटिंग जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर वालिदैन जो हैं वो मौजूद हैं अपने बच्चों के आसपास और उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया में जितनी भी ये गेम्स हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आगे से आगे इंडल्ज होते जा रहे हैं और एडिक्शन बढ़ती जा रही है, शायद उसमें कमी आ जाए। इसके पीछे वजूहात जो हैं वो रिवॉर्ड है, एंटरटेनमेंट है। जब हम ये हमारी इंसानी नफ्सियात है कि जब आपको कोई लाइक मिलता है, तारीफ़ मिलती है या आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, फीलिंग गुड की,
जो हमारा ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, वो फीलिंग गुड का केमिकल होता है। वो जितना रिलीज़ होता है उतना एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को अच्छा महसूस होता है, फीलिंग गुड होता है। तो जब ऐसी गेम्स खेल के बच्चों को के डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा एक्सक्रीट करना शुरू करते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको उस चीज़ की एडिक्शन होना शुरू हो जाती है और वो अपने आसपास जो चूँकि देखें सबसे इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो अवेलेबिलिटी है। एडिक्शन हमेशा अवेलेबिलिटी को और अपॉर्चुनिटी को अवेल करती है। जैसे आपके पास आसपास अवेलेबिलिटी होगी, जिस बच्चे के इर्द गिर्द 1, 2 या 3 मोबाइल होंगे या लैपटॉप्स होंगे, इंटरनेट अनलिमिटेड होगा, सोशल मीडिया पे वो लाजमन बैठेगा। जिसके वालिदैन उसके इर्द गिर्द मौजूद नहीं होंगे या उसको वो हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, इंसानी नफ्सियात देखें उसी तरफ जाएगी जो उसको दिखाया जाता है। अब मार्केट में जो सामने आपकी प्रोडक्ट पड़ी होती है कस्टमर वही उठाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कस्टमर ने आना है, जो चीज़ उसको सामने नज़र आएगी, अवेलेबिलिटी होगी जिस चीज़ की, वही लेगा। इसी तरह हमारे बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, टीन एज के हैं या एडल्ट्स हैं, वो जो भी जिस एज से गुजर रहे हैं, जो अवेलेबिलिटी होगी प्ले स्टोर पे जो कुछ मिल रहा होगा, जो सोशल मीडिया पे मिल रहा होगा, उन्होंने उसको अवेल करना है। हाँ, अगर अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड होना शुरू हो जाएगी तो फिर उसका इस्तेमाल भी अनलिमिटेड स्टार्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर बुराई एक्सेस लिमिटेड में होगी, चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो जाहिर है फिर बुराई के असरात तो बहुत बुरे आएंगे। ये तो हमने तो बच्चों, ठीक है, ये हमने बच्चों से रिलेटेड बात कर ली ना। अब हम आते हैं जनाब टीनेजर्स या उससे भी बड़े जो कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग भी लोग हैं, इवन बड़े लोग भी जितने भी हैं। देयर इज़ एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं है, आजकल हर किसी को है। बीवियां जो हैं वो शौहर से कर रही हैं जनाब आली शिकवा के आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, ऑफिस से आते हैं मोबाइल में घुस जाते हैं और तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम इस जो एनस्लेवमेंट है हमारी, ये जो जहनी ग़ुलामी बन चुकी है, सोशल जहनी ग़ुलामी, ये कैसे इसको हम ब्रेक करें? क्या टिप्स है भाई इससे निकलने के लिए? देखिए बिल्कुल सही टिप्स की बात मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसकी कॉज की बात बताती हूँ। देखिए सबसे बड़ी वजह जो है वो लो सेल्फ एस्टीम है। सबसे बड़ी वजह आपकी सेल्फ डेप्रीवेशन है। सबसे बड़ी वजह आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी बॉन्डिंग आपके साथ मजबूत नहीं है। अवेलेबिलिटी लोगों की नहीं है, डिवाइसेस की ज़्यादा है। अब आपको मैं टिप्स बताती हूँ कैसे ठीक किया जाए। इन्हीं कॉजेज़ को अगर ठीक किया जाए तो आप सोशल मीडिया के एडिक्शन से दूर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए, अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट की, आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपके पास इंटरनेट नहीं है या लिमिटेड फॉर्म में है, तो लाजमन आप दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और आपकी हेल्दी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर बड़े हैं तो अगर वो सुबह की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपना एक टाइम फिक्स कर लेते हैं नींद का या अपने दोस्तों का, तो या एक असूल बना लेते हैं कि हमने अपने मोबाइल को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यहाँ स्विच ऑफ कर देना है, यहाँ उसका मोबाइल डाटा ऑफ कर देना है, यहाँ उसका वाईफाई ऑफ कर देना है, तो यकीनन हम इस बुराई से बच सकते हैं। इसके अलावा देखें पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है आजकल। तरबियत, अगर आप खुद वालिदैन हैं तो खुद भी अपने घर का माहौल इस तरह का बनाएं कि आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो मिल के फैसला करें कि हमने ये चीज़ इतने बजे ये बंद कर देनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया के करीब भी मत जाएं। देखिए हम नए दौर में जा रहे हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम इसके बगैर हम नए दौर में नहीं आगे जा सकते, ये ज़रूरी भी है। तो इसको लिमिटेड फॉर्म में किया जा सकता है। देखें बुराई और अच्छाई हर जगह मौजूद है। ये डिफरेंस करना जो है वो हमारी नफ्सियात के मुताबिक हमने ये चूज़ करना है कि हमने कहाँ कौन सी चीज़ को कहाँ किस हद तक इस्तेमाल करना है। अगर सोशल मीडिया के पेजेस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं तो ये आपको अगर आपकी तरबियत में या आपकी सोच में, एनालिसिस पावर में ये शामिल होगा कि मैंने कौन सी पोस्ट देखनी है, कौन सी पोस्ट मैंने नहीं देखनी, कहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ करनी है या मैंने कौन सी गेम्स डाउनलोड करनी है। आप यकीन जाने मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो एडल्ट्स हैं, जो अबव 30 इयर्स के लोग हैं, जो शादीशुदा हैं, जिनकी बीवियाँ ये शिकायत करती हैं कि सारी रात ये गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे
और हमें टाइम बिल्कुल नहीं देते और सुबह को फिर लेट उठते हैं और या फिर सोशल मीडिया पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या जो भी है उसमें वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, वो देखते हैं और आप यकीन जानें कि वो वीडियोस इंफॉर्मेटिव भी नहीं होती इतनी या नॉलेज भी नहीं होती, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट में मबनी होती है, वक्त गुजारी होती है ना मायदा। लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे आप यहाँ पर ये बताएं कि चले बच्चों को तो पेरेंट्स जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। आपने पेरेंटिंग का जिक्र किया, बच्चों के मामले में तो पेरेंट्स चलें ठीक है, उनको हम कहते हैं जी आप अपनी पेरेंटिंग ऐसी करें कि आपका बच्चा उसका एक टाइम हो मोबाइल यूज़ करने का। लेकिन जो मर्द हजरात या इवन जो ख़वातीन मोबाइल में लगे रहते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि जो बड़ी एज की अम्मा है या अब्बा है वो भी हमें दीगर गेम्स खेलते हुए नज़र आते हैं या फिर दीगर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, तो उनको आप किस तरह से ट्रैक पर लेकर आएंगे? उनके लिए क्या हल है? बच्चे तो खैर नहीं नेट बंद कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ इस पर भी आप कॉमेंट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए उनके लिए यही है कि वो इन चीज़ों को लिमिटेड फॉर्म में करें, टाइम एक अपना सेट करें कि हमें 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद ये चीज़ नहीं देखनी या इंटरनेट ऑफ कर देना है या उसको लिमिटेड फॉर्म में कर देना है। इसके अलावा उसको रिप्लेस किया जा सकता है, मिसाल के तौर पे लोगों के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बड़े अगर खुद भी ये काम करेंगे तो फिर तो हम नहीं कह सकते, किसी ना किसी का हर कोई बड़ा तो होगा, जैसे घर का सरबराह है, अगर वो खुद ही इस चीज को नहीं बॉदर करेगा कि मैंने किस तरफ जाना है तो फिर तो आप कहें कि सब कुछ बिगड़ गया ना। ये तो हमें कुछ सोचना है। जो एग्जैक्टली जो घर के बड़े होते हैं ना मायदा, आई थिंक इस मामले में उन्हें कुछ बड़े फैसले लेने की जरूरत होती है। बेहद शुक्रिया मायदा, थी गुफ्तगू कर रही थी। हम जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान, सोना हुआ महंगा, मसनूई जेवरात की मांग बढ़ गई है। रिपोर्ट करेंगे मकसूद चौहान। डॉलर ने पकड़ी ऊंची उड़ान, सोना तो सोना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। मसनूई जेवरात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं तो खवातीन सर पकड़कर बैठ गईं। आजकल तो ब्राइड्स भी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रेफर करती हैं, फैशन के सेंस से भी और मतलब कि गोल्ड जैसे बहुत एक्सपेंसिव हो गया है तो इसलिए भी, लेकिन अब आर्टिफिशियल भी आउट ऑफ द बजट, आउट ऑफ द रीच हो गया है। सजना संवरना भी जरूरी है, पर महंगाई ने खवातीन के इस शौक को भी मान कर डाला। खरीदार के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। अब तो हमारा कारोबार तकरीबन ठप हो गया है। जहाँ ये सेट एक बिकता था हमारा 1000 रुपये का, अब वो भी 3000, 4000, 5000 रुपये तक है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास सारा दिन कोई गाहक नहीं आता, बैठ के चले जाते हैं रात को घर। डॉलर की कीमत को कंट्रोल ना किया गया तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खवातीन की पहुंच से दूर हो जाएगी। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। चलें जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। खवातीन की मनपसंद लॉन का सीजन तो आ गया है, लेकिन मार्केट्स में रौनकें नहीं आई हैं। खाली बाजार और दुकानदारों को भी ग्राहकों का इंतजार है। आखिर क्या वजह, महंगाई इसकी वजह है या नहीं? रिदा सिंधु से जानते हैं। जी रिदा। गर्मी ने असर दिखाया, रंग बरंगी लॉन का सीजन आया, मगर फैसलाबाद के बाजारों में ठंड माहौल है। लॉन के सूट की कीमत दुगनी होने से ख्वातीन ने बाजारों का रुख करना ही छोड़ दिया। जो कोई आती है वो रेट सुनकर ही कानों को हाथ लगाती है। जहाँ पे हम पहले 2-4 सूट लेके जाते थे, अब इस बार हमने एक ही सूट लिया है। जो सूट पहले 1200 का था वो अब 2400 का, 2500 का ऐसे मिल रहा है। कारोबार ना होने पर दुकानदारों को भी लाले पड़ गए हैं। कस्टमर आता है, देखता है, लोन हमारी वैसे ही रुकी पड़ी हुई है, कस्टमर में वो कुव्वत खरीद नहीं है कि वो कस्टमर परचेज कर सके। लोन के साथ साथ गर्मी में इस्तेमाल होने वाली कॉटन की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। लोन का सीजन तो आया मगर बाजारों में कोई हलचल नहीं। बुरा हो इस महंगाई का जिसने हर दिल अजीज पहनावा खवातीन की पहुंच से दूर कर दिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा हम फिल्मी शिल्मी होते हैं और ज़रा पाकिस्तान में बनने वाली बेहतरीन फिल्मों की बात करते हैं। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है जनाब कौन सा अच्छा हम अब देखेंगे जनाब फिल्म, या कौन सा अच्छा कंटेंट है जो देखने का मौका मिल रहा है। और वैसे भी जब भी हम फैसल फिल्मों की बात करते हैं तो लोगों को पता है कास्ट हमारे साथ मौजूद होती है। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं इससे पहले कि थोड़ा बहुत बताऊँ, लेट्स मी इंट्रोड्यूस विद द कास्ट।
और वी हैव नन अदर देन सबा कमर, और इसके साथ दी फेमस सरमद सुल्तान कोसर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ऑन द अदर साइड ऑफ द रिंग हमारे साथ मौजूद हैं द ब्यूटीफुल निम्रा बुच्चा, जो कि अपने काम की वजह से बेहद मशहूर हैं, एंड द मेलोडियस ज़ेब बंगश। आप सबका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। और ये कास्ट है कमली की। कमली कहानी एक ऐसी लड़की की जो उड़ना चाहती है, अपने पर फैलाना चाहती है, लेकिन वो विंग्स जो है वो बार सरमद हंसे हैं। मैं वैसे हंसने की वजह पूछ रही थी। प्लेजेंटली वो कि एंड लेट मी कंटिन्यू विद दैट। जब वो उड़ना चाहती है तब तक उसका माजी उसके पर काट देता है। एक ऐसी लड़की जो अपने कैनवस पे दुनिया को समेटना चाहती है, लेकिन दुनिया उसको अपने कैनवस में कैद कर देता है। तो ये है वो कहानी। और मैं स्टार्ट करूंगा, हमेशा कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन देखें आज प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे जो है वो लेडीज फर्स्ट नहीं होगा। तो मैं सरमद से स्टार्ट करना चाहूंगा आप सबकी इजाजत से। सरमद, हाउ आर यू? कैसे हैं? Well, जी, I'm well. So happy to be here. It's a pleasure. It's a pleasure. पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ये पूरा सीज़न चल रहा है। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि हम कहाँ झंडे गाड़ रहे हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद कमली। थोड़ा सा हमने बताया, थोड़ा सा आप बताइए कि क्या है इस मूवी में। देखिए, मैंने तो जो बताना था वो ट्रेलर और गानों के टीजर्स के थ्रू बता दिया, मगर जहाँ से भी आपने ये सब इन्फर किया कि ये कहानी है, आई थिंक मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि हमारी वो सारी एब्स्ट्रैक्शन और वो सटल्टी कई लोगों को फील हो रही है। लोगों को होना हो, आपको हो गए। इट्स अ लव स्टोरी एट हार्ट, दैट्स हाउ आई वुड वांट टू, आई मीन दैट्स हाउ मच आई वुड वांट टू से। टीज़र ट्रेलर जो है उसको देख के लोगों को डेफिनेटली लग रहा है कि ड्रामा है, मिस्ट्री है, म्यूज़िक है, हमारे गाने लोग पसंद कर रहे हैं। सो आई वुड ऑल्सो वांट टू से कि म्यूजिकल सी फिल्म है। सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिकल यही होता है ना, उसमें गाने होते हैं, लोग गाते नहीं हैं खुद, लेकिन सो दैट मीन्स आई से मेरा एक कदम है काफ़ी बड़ा सा टूवर्ड्स व्हाट पीपल थिंक इज मेन स्ट्रीम। सो अपने अंदाज से उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम सब ने ये फिल्म बनाई। अब देखते हैं कि जब ये आएगी तो कितना तहलका मचाएगी। अच्छा सबा, आप मुझे बताएं, बड़ा अलग अंदाज, मैंने जब आपके ड्रामास देखे ना, हमेशा एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही स्टोरी होती है। सरमा ने तो बता दी कि स्टोरी क्या थी। आपका एक्सपीरियंस कैसा है काम करने के लिहाज से इस मूवी में? बॉडी ऑफ वर्क पुराना भी पूछ रही है, सिर्फ कमली का पूछ रही है? अलग मेरी हमेशा से कोशिश होती है, और आई थिंक हर एक्टर की कोशिश होती है कि वो एक से बढ़कर एक या कुछ अच्छा या अलग या चैलेंजिंग करे। कमली भी एक ऐसी ही ख्वाहिश थी मेरी। फिर सरमद साहब हमेशा ज़िंदगी में बहुत अलग और मज़े का काम करते हैं, जिसमें कुछ मैसेज भी होता है, जिसमें कुछ करने के लिए होता है, एक्टर के लिए भी बहुत मार्जिन होता है। तो सरमद से मैं जब मिली, उन्होंने ये फिल्म ऑफर की, सबसे पहले तो मैंने गाने सुने, और गाने सुन के मैं फ़िदा हो गई। अच्छा। मैंने कहा ये फिल्म तो मैं करूँगी। लेकिन जब मैंने स्टोरी सुनी और वो कैरेक्टर मेरे लिए करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, तो मैं रिलेट नहीं कर सकती थी उसके साथ। पर अगेन मज़ा भी तब आता है जब आप कुछ वो अलग करें ना, कुछ चैलेंजिंग करें। तो हाँ, हिना का कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत ज़्यादा गाना चाहती, दिन ही कितने रह गए। मैं चाहती हूँ कि लोग जाएं और खुद देखें। खूबसूरत म्यूज़िक है, कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत दिल से बनाई है, हम सब ने बहुत मेहनत की है उस फिल्म में। सही। और ये मेहनत इंशाल्लाह रंग लेकर आती है इंशाल्लाह। इस बीच हम उनके नाम भी ज़रा स्प्राउट करते हैं ना, कि जो मज़ीद हैं, लाइक सानिया सईद, द एवरग्रीन, इसके साथ साथ जो हमारी कास्ट है, उमैर राना, हमजा ख्वाजा, सब ने बड़ी मेहनत से काम किया है। मैं चाहूँगा इस मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए, जब म्यूज़िक की बात हुई रही है, हमारा म्यूज़िक यकसर मुख्तलिफ है। पड़ोसी मुल्क तो कहता है कि आप जो है वो फ़लाँ चीज़ रख लें, और ये म्यूज़िक जो है वो आप हमें दे दें। और ये कैसे हम कर पाते हैं? एक ऐसा ही नाम ज़ेब हमारे साथ मौजूद है। ज़ेब, म्यूज़िक के बारे में जितना भी बात की जाए कि आप हैं इसमें, एंड देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुल्फ़िकार इज लीडिंग द all the music and all? जी, Zulfikar Saab is one of the composers. Saad Sultan is the producer and the main composer. इसमें vocals हैं वो आतिफ के भी हैं, ज़ेब के भी हैं। तो ज़ेब आप, वाव, तो जनाब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस म्यूजिकली इस फिल्म के साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जिस तरह सरमद ने बताया कि
म्यूज़िक हमेशा से बहुत बड़ा एक हिस्सा, बल्कि सबसे जो मेन हिस्सा और शुरुआत ही म्यूज़िक से हुई। मतलब शायद कहानी से हुई लेकिन उसके बिल्कुल बाद जो चीज़ बनी कहानी के बाद वो थे इसके गाने और वो सब कुछ। और सरमद ने बहुत काम करके बहुत अरसा लगा के दिल से इसका म्यूज़िक एक तरह से उन्होंने बनाया और हम सब उसमें बहुत इस तरह से इन्वॉल्व थे कि यूजुअली जब आप फिल्म के गाने करते हैं तो एज अ प्लेबैक सिंगर आपकी इन्वॉल्वमेंट यही होती है कि आप चले जाते हैं, ये आपको गाना बताते हैं, आप गा के चले आते हैं। लेकिन इतनी सिटिंग्स हुई इस गाने में कि मुझे लगा था मैं ख़ुद गाना बना रही हूँ। और साद सुल्तान जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस पूरे साउंड ट्रैक का और बैकग्राउंड का, वो उनका वैसे भी अंदाज़ ऐसा है और इस फिल्म के साथ उनका एक बहुत ही दिली रिश्ता रहा है। तो वो सब कुछ आपको अब एंड रिजल्ट में नज़र आ रहा है। तो सारे खूबसूरत गाने हैं। चलें जी। अच्छा निम्रा, आप मुझे बताएं कि हम हमेशा आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं और आप जब रो रही होती है ना ड्रामे में तो मेरी अम्मा कहती हैं अल्लाह देख के ना रोना आ रहा है, बिल्कुल हकीकत के करीब हो। मुझे नहीं रोना, हम तो सख्त दिल हो गए, हमें रोना नहीं आता। तो मुझे बताएं कि इस फिल्म में आपका जो किरदार है, मैं चाहूंगी कि अभी थोड़ा सा अगर आप बता दें। रोना आएगा या नहीं आएगा? तो अपने कैरेक्टर के बारे में प्लीज। जी, कैरेक्टर के बारे में जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, जैसे कि सबा ने कहा कुछ दिन लेकिन कैरेक्टर का नाम जीनत है। वो एक आर्टिस्ट है, एक पेंटिंग्स बनाती हैं, लोगों की पेंटिंग्स बनाती हैं। वो एक अजीब सी खूबसूरत सी वीरान सी जगह में रहती हैं और मेरे ख्याल में उस सारी वीरानी का उन पे काफ़ी गहरा असर है। जैसे कि आर्टिस्ट्स बहुत कनेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, लेकिन वो बातें भी करती हैं काफ़ी मज़ेदार सी, कुछ हैं उनकी आदतें और बाकी आप बस हम जब अब देखेंगे ना बाकी जाके आप रोना शुरू कर दीजिएगा मुझे लगता है कि और आप अपनी अम्मी को प्लीज जरूर लेके जाओगे अपनी अम्मा को। वैसे वो लाहौर में होती है, उन्हें मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। कमली के सारे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन निम्रा का वाहिद ऐसा कैरेक्टर था। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने कहा, मैंने पहली कॉल समझ, मैं कहा ये कौन कर रहा है? तो निम्रा, मैं कहा मैंने करना है निम्रा को दे दे आप ही ना, मुझे ये करना है। इतना प्यारा कैरेक्टर है और क्या कमाल किया उन्होंने। सही। एक सीन में मैं बताना चाहूँगी कि मैं बस इनको बस देखती रही थी, उसमें देखना था मुझे, पर मैं वाकई ही में देखती ही रह गई। क्या हसीन लग रही थी और क्या माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्म किया। वो जब सिनेमा में लोग भी देखेंगे वो भी देखते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सरमद से मेरा ये सवाल है, क्योंकि ABCD कर ली बहुत और अच्छी बात है, कर ली बहुत। अब आप बुरी बातें करने लगे। मैं कोई गंदी और बुरी बात नहीं करूँगा, पार्ट जहाँ पे लेता हूँ आप कर सकते हैं, हमारे पर चल जाते हैं। लेकिन आपने ये इसकी जो रिलीज डेट रखी है वो कब रखी है और वही क्यों नहीं रखी, उसकी वजह वही क्यों रखी, उसकी वजह क्या है? ओह देखिए, रिलीज डेट को तय करने में बहुत से अवामिल और बहुत से लोगों का क्या कहना चाहिए, दखल इज़ अ बैड वर्ड, राइट? दखल इज़ अ बैड वर्ड। नो, उनकी मतलब उनको डिसाइड करना होता है। सो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके एग्जिबिटर्स को भी देखना पड़ता है। ये हमने डेट काफ़ी महीने पहले सोच के, क्योंकि पाकिस्तान में आपको चारों मौसम पूरे मिलते हैं, मौसम को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। ईद, त्यौहार, रमज़ान, मुहर्रम का आशूर। मैं इसको और थोड़ा सा कर देता हूँ। अभी जो हुआ रिसेंटली कि जब सारी फिल्म फ्रेटर्निटी ने सवाल खड़े किए कि जी वाई आर वी, हमें क्यों फेंक दिया जाता है फॉरेन कंटेंट के आगे। क्या आप लोगों ने ये अपने जहन में रखा कि यार दोबारा से कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि हम समथिंग लाइक दैट? देखिए, इसके बारे में बहुत सकती है, राइट? yes. लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें थोड़ा सा कसूर हमारा है कि हम अपनी 5 फिल्में इकट्ठी ईद पे क्यों फेंक देते हैं। हमें कम फिल्में भी रखनी चाहिए, श्योर। लेकिन इसके बारे में जो फैसला है या स्ट्रैटेजी है वो बहुत सारे लोगों को मिलके करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट जस्ट बी द एग्जिबिटर्स, इट कैन नॉट बी द डिस्ट्रीब्यूटर्स, इट कैन नॉट बी द प्रोड्यूसर्स। अब कल मतलब पिछले जुम्मे को रिलीज़ हुई है टॉप गन,
हमारे से एक जुम्मे के बाद जुरासिक पार्क आ रही है, तो हम तो एक सैंडविच में हैं जिसमें एक तरफ जहाज है, दूसरी तरफ डायनासोर्स हैं। Lucky you. So I don't know. लेकिन Hope to fly on the planes. मुझे लगता है कि एक कमली इस सब में ना एक फिश की तरह निकलती ही निकलती बिल्कुल इंशाल्लाह हमारी नैया पार हो जाएगी इंशाल्लाह। So I hope कि जिस चीज़ की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए लेकिन एक कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए जो तय करे। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, कैलेंडर्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर इवन आप अगर हमसाया मुल्क में देखें तो वहाँ पे लोग ग्रेशियसली कभी कहते हैं नहीं भाई अगर किसी की फिल्म आ रही है हम स्टेप बैक कर जाते हैं या हम डिले कर देते हैं। अभी हमारे पास इतनी फिल्में नहीं हैं, सो लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी क्लियर, मैं इसको ईद पे नहीं रिलीज़ करना चाहता था किसी, दैट वाज ऑलवेज एटलीस्ट माई लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी दिस वाज अ डेट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बाकी अल्लाह उतने बेड़ियाँ। अच्छा, और इसी के साथ जुड़ी एक और चीज़ भी होती है, एक अगेन रिलेटिंग टू द सेम डिबेट कि जो होता रहा जी कि जी फलां आ गई तो हम नहीं कर सके और ये नहीं कर सके वो नहीं कर सके। एक ग्रुप ये कहता रहा कि जी आप अपना कंटेंट ठीक कर लें तो शायद हम आपको देखना शुरू कर दें। सबकी अपनी अपनी आ रहा है एंड सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट नाउ द थिंग इज अगर हमारा कंटेंट अच्छा होता भी है, इफ़ यू अलाउ मी टू रेफर मूवीज़ लाइक जावेद इकबाल, इफ़ यू अलाउ मी टू रेफर मूवीज़ लाइक मौला जट, तो उसमें होता है कि कुछ नज़र हो जाती हैं, अवामिल ऐसे आ जाता है ना कि हम देख नहीं पाते अपने मुल्क में, कुछ बैन हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं सपोर्टिंग दी लोकल कंटेंट, तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे? मतलब कि जो हमारे फिल्म साज हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं आवाम से कि वो कंटेंट को सपोर्ट करें, जो आवाम है वो कहते हैं, वो फिल्म साज कहते हैं आप अच्छा कंटेंट बनाएं, लेकिन ये दोनों का कसूर नहीं है भाई, ये कसूर है उन लोगों का जो अच्छे कंटेंट को जो बन भी रहा है, जो लोग देखना भी चाहते हैं, उसको पता नहीं क्यों बैन कर देते हैं, हालांकि वही चीज़ बाहर जाके अवार्ड भी लेती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारा एक बड़ा अच्छा पैच चल रहा है पाकिस्तानी मूवीज़ का, अवार्ड्स वहाँ भी लिए जा रहे हैं, देन इन द कान फिल्म फेस्टिवल वहाँ भी हमें जो है, मैं यही कह रहा था। यस, तो जनाब अली द थिंग इज कि अच्छा बना के दे रहे हैं वो हम बैन कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर आप लोग कमेंट करना चाहेंगे जरूर कीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जो लोग हमें देख रहे हैं ना, उनकी सब बड़ी खुशगवार सी मजीद होती जा रही है, इतनी प्यारी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। सो सरमत, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हम छोड़ गए थे और आपको सोचने का मौका हमने दे दिया था। सबके लिए ओपन फोरम है, प्लीज एक जवाब देखें कि नहीं हो सकता, जो तो एक आपको लगता होगा वो दीजिए। मैं अपनी बात को दोबारा एक बोर इंसान होने का सबूत देते हुए रिपीट करूंगा कि कोई एक बंदा इसका सलूशन नहीं निकाल सकता, और इस दौर में आप कंटेंट को इस तरह बांध नहीं सकते। आप एक जगह पे नहीं देख पाएंगे, किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आ जाएगा। आप कहीं पे भी इस तरह की बंदिशें जो होती हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए वो मुज़र होती हैं। एंड आई फील कि कुछ आपने बताया कि जी अंग्रेज़ी फिल्म आ जाती है तो हमारी फिल्मों को कम शोज़ मिलते हैं, वो भी नुकसानदेह है। कोई फिल्म बैन हो जाती है, इसीलिए ये एक पूरे आई फील जब हम सिर्फ रिवाइवल की बात करते हैं, खाली फिल्मों से नहीं होगा, उस कल्चर को रिवाइव करना पड़ेगा जहाँ एवरीबडी ओन्ड सिनेमा, जहाँ पे सिनेमा को, अब मुझे लगता है सिनेमा को आपने एक और तरह का क्लासिस्ट एक वो बना दिया है। टिकट महंगा हो गया है। पहले जो हम कहते थे वो अवामी है जी, अपर मिडिल क्लास नहीं देखती, या वो जो एक मशहूर लफ्ज़ पता नहीं पंजाब में तो हम कहते जेंट्री नहीं आती देखने, यू नो। सो आई डोंट नो, नाउ इट इज़ वो वाला कि अब हमने सिर्फ उनके लिए कर दिया। अब टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकता बंद। सो ये एक कल्चर को, एक तहजीब को अगर आपने बचाना है, उसके लिए सबको कुछ करना पड़ेगा। ये वक्ती बहस और शोर जो है, इससे सोल्यूशन नहीं निकल रहा। सबसे ज़्यादा बेहतरीन लम्हा या कुछ हम ऐसा हम कहेंगे वो शेयर करें जो कि आपको लगे कि अच्छा, ये सबसे अच्छा था, ये सबसे मज़े का था, ना भूलने वाली चीज़। उफ, वहाँ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। एक दिन हमारा टफ था, फिज़िकली इमोशनली ड्रेनिंग था बहुत ज़्यादा, और ऐसे से हमारे साथ इंसिडेंट हुए बिकॉज वो लोकेशंस इतनी डिफ़िकल्ट थी। अपने गेस्ट हाउस से लोकेशन तक जाना 1.5 घंटे की ड्राइव, फिर उधर से वॉक, नीचे सून वैली में जाना, फिर सारे दिन की शूट ख़त्म करने के बाद उधर वापस आना। उफ, एक फ़ायर का पूरा एक सीक्वेंस है, मैं जो नहीं बताऊंगी बहुत ज़्यादा, थोड़े दिन रह गए, आप देख लेंगे।
प्रोमो में नजर आता है वो। कमरे में मैं बंद हूँ और आग ज़्यादा हो गई और मुझे वो लॉक खोलना था बाहर से और वो निकलना था, तो वो टाइम थोड़ा सा देर हो गया और आग ज़्यादा हो गई। मैं बाहर निकली, समय वाज क्राइंग। नहीं, भाड़ में गई फिल्म, जान पे नहीं हम खेल सकते। ही वाज शाउटिंग एंड क्राइंग विद डिफरेंट इमोशंस। लोगों को नॉर्मली नहीं फर्क पड़ता, उनका काम, हमारा काम है बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता वाला सीन होता है। समझ बहुत सेंसिटिव है। इसी तरह कितने मेरे सीनियर्स थे जो अंडर वाटर थे, सर्दी आ गई, मौसम चेंज हुआ, तो मुझसे पहले समझ पानी में जाते थे सिर्फ चेक करने के लिए कि ये मैं अगर सह रहा हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मेरा एक्टर भी कंफर्टेबल होगा कि नहीं उसमें। तो बड़ा फैमिली की तरह आई थिंक मुझे एक्टिंग का शौक कितना है कि मैं पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ कैमरा, मुझे देखे जरा दिखाए। और शर्मा की पूरी टीम, वो जितनी भी बच्चियाँ माशाल्लाह इतनी सेंसिबल, सारी बहुत इंटेलिजेंट, पूरा क्रू इनका बहुत मज़े का है। वो इतना ख्याल रखती थी, और एक तो सारी लड़कियाँ थी, तो हम सारी खवातीन, फिल्म ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो सारी हम आपस में बहुत कंफर्टेबल थे। हमें कभी वो डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ सेट के ऊपर कि अच्छा पता नहीं क्या करेंगे, चेंजेस कैसे होंगे। इवन जो हमारे मर्द भी थे, मुझे बॉयज़ भी बड़े शरीफ थे, लेकिन वो बॉयज़ कहीं कहीं बॉयज़ नजर आते थे। मैं कहती थी यार कहाँ है मर्द की तरह सेट के ऊपर बस। लेकिन बड़ा अच्छा और बड़ा मेहनत से किया हुआ काम। आप लोगों की जो मेमोरेबल शॉट्स और ये मेमोरीज हैं, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपकी पूरी कास्ट को, आपकी पूरी जो गाने हैं, ऑल्दो मैं आई वाज गोइंग थ्रू दिस अग एज वेल और कमली एज वेल एंड ऑल द अदर सॉन्ग्स, अब मेलोडियस हैं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग ऑन द फेस, हम जब ये सुनेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये कह देता हूँ, मैं एक बात शायरी मैंने कह दिया था, मैंने और सवालात की भरमार। आपको नहीं पसंद है, मैंने कहा मुझे नहीं पसंद आए, तो मैं कैसे आपको जो आए हैं। और कमली का पूरा आपको जो एल्बम में म्यूजिक है वो स्पॉटिफाई पे है, कमली द मूवी के नाम से यूट्यूब पे तो है ही, लेकिन अगर जो लोग स्पॉटिफाई यूज करते हैं तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू। और आप सबने जाना है, डेट अगर आप एक बार फिर बता दें सबको। 3 जून। चलें 3 जून को आपने जाना है सिनेमाज में, लाहौर, कराची, जहाँ पर भी, इस्लामाबाद में भी आप रह रहे, जहाँ से हमें देख रहे हैं सिनेमा जरूर जाएं, जाके एंजॉय करें। और प्लीज ये जेंट्री वाले को ना जरा हटा दें, सब लोग जाएं, सब लोग जाके देखें, बड़ी मजेदार है। जेंट्री वाला ये भेदभाव हटा दें, सब जाएं भाई, सब जाएं और जाके मूवी देखें और फिर जनाब रिव्यूज भी दें। चलें जी, अब हम खुदाफिज कहते हैं जी, अब हम भी जाएं। अब हम भी जा रहे हैं और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।